हेलो नालायकों, कैसे हो? अच्छे हो? डिटर्मिनेंट्स समझ में आया होगा। बहुत इजी है और समझ में आएगा भी। तो लास्ट क्लास में तुमसे डिस्कस किए थे, जो उसमें तुमको बोले थे कि एनसीईआरटी का 4.1, तो अभी 4.1 नहीं, पहले इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन, साइन, सिग्मा, ये सारी चीज़ें तुमसे कल डिस्कस कर लिए थे। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, R2, R3, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान से समझना। तुमको बताएं कि प्रॉपर्टीज़ बैकबोन है। समझ में आ रहा है? कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत कुछ और सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, बट पहले प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर वापस से इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, तो 1 बाई 1 करते देखते चलो। जब सबसे पहले प्रॉपर्टी है, सबसे पहले देखना कि बाई इंटरचेंजिंग रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain the same। इन शॉर्ट, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी, अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगली प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इफ एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम, ध्यान से समझना, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम है, देन देयर डिटर्मिनेंट्स बिकम्स 0। समझ में आ रहा ना? अगर 2 रो या 2 कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ से दिया हुआ है a इज इक्वल टू, यहाँ दिया 1 2 1 1 2 1 3 -2 3 1, तुम सीधे कह दो इसका जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 आएगा। तुम निकाल के देख लेना प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि अगर 2 रो और कॉलम आइडेंटिकल है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट थर्ड, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर किसी 2 रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट साइन चेंजेस। मतलब किसी, अगर मान लो ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मान लो तुम यहाँ पे दिए, ऐसे लिख दिए, मान लो 1 -1 3 2 1 3 1 -5 7, तुम यहाँ पे क्या करते हो कि तुम कह दिए R1 टेंड्स टू R2। ये तो जानते ही हो, मतलब क्या है कि R1 को R2 बना दिए, रो 1 को R2 के साथ एक्सचेंज कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका जो आएगा वैल्यू 2 1 3 1 -1 3 1 -5 7। तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव। मान लो अगर इसका 7 है, हम एग्जांपल बता रहे हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, इसका 7 आया, तो इसका कितना आएगा? एग्जांपल तौर पे बता रहे हैं, -7। तो अब अगर ऐसा कर रहे हैं तो बस तुमको क्या करना है कि अगर एक रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ 7 आ रहा है, एक बार इंटरचेंज किया तो -7 आएगा, तो एक और माइनस लगा देंगे तो वापस 7 बन जाएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा। अगर मान लो 2 रो और 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन लगाने से उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम रहता है, क्योंकि एक इंटरचेंज करने से नेगेटिव आ जाएगा। नाउ यू विल से कि सर मान लीजिए एक बार और इंटरचेंज कर दिए, तो मतलब कि एक कॉलम और रो को एक बार और इंटरचेंज कर दिए, R2 को R3 कर दिए, तो फिर एक और नेगेटिव आएगा। तुम जितना बार इंटरचेंज करते जाओगे नेगेटिव, अब एक और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 2 रो या 2 बार रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पे वो पॉजिटिव, मतलब वापस से सेम आ जाता है। बट अगर एक बार कर रहे हो तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम आएगा। मान लो 20 है तो 20 आएगा, बट इंटरचेंज करने से पहले अगर 20 है तो इंटरचेंज करने के बाद -20 आएगा, और सेम तुम एक बार और इंटरचेंज कर दिए तो 20 ही रह जाएगा।
क्योंकि एक और नेगेटिव साइन आएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि अगर दो रो और कॉलम जो है वो इंटरचेंज कर दिया था, सिर्फ दो रो या दो कॉलम एक बार इंटरचेंज करेंगे तो उसका क्या लग जाएगा, प्रॉपर्टी है कि वो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली प्रॉपर्टी चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये बता रहा है कि इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट देन determinants become k times। ठीक है, if any row or column is multiplied by a non-zero constant then determinant become k times। अगर किसी एक रो को if any one row or column is multiplied by a non-zero constant then determinant becomes k times। मतलब अगर मान लो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, अब तुम क्या किए कि इसके उसको मल्टीप्लाई कर दिए के टाइम्स, मतलब एक रो को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा एक और मैं डिटर्मिनेंट ना दी हो जाएगा के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, तो अब यहाँ तुम कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि एक रो को मल्टीप्लाई किया। अब सेम प्रॉपर्टी है कि क्या अगर पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, मतलब अगर तुमसे यहाँ बोले हम कि अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको के टाइम्स कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा है, ध्यान से समझना। अगर एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के टाइम्स हो रहा है। अगर मान लो पूरे मैट्रिक्स को कर रहे हैं तो तीनों रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट से भी, क्योंकि याद है बताए थे कि के ए क्या होता है कि हर एक रो हर एक कॉलम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हर रो या हर कॉलम करो तो, मतलब इसमें 3 रो है तो अगर 3 रो है तो 3 बार के आएगा, 2 है तो 2 बार, मतलब k इज इक्वल टू के पावर n डिटर्मिनेंट ए। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर n इज व्हाट, n इज ऑर्डर। अगर मान लो इस मैट्रिक्स को पूरे के से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी के होता है, इसमें भी के होता है, इसमें भी के होता है, तो एक के इसका, एक के इसका, एक के इसका, इट विल बिकम के क्यू टाइम्स अगर सबके पास के मल्टीप्लाई कर देते तो। और मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता, स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो लिख देते हैं यहाँ पे केवल के ऊपर में होता के ए के बी के सी के डी, तो अब ये यहाँ से क्या हो जाता है के स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, दैट्स इट, एन इज ऑर्डर। समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्केलर ऑर्डर करते हैं ए से के से तो वो के फॉर एन टाइम्स हो जाता है। अगर वेयर एन इज व्हाट ऑर्डर, अगर क्यू वो 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो के पावर क्यूब, अगर 2:2 का है तो के स्क्वायर। तुम इसको एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे बहुत छोटे और नॉर्मल एग्जांपल है, इसका डिटर्मिनेंट है वो छोटा सा कर लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। 1 1 -1 3, तो हो जाएगा 3 1 3 -1 -1 + 1 यानी 4 आ गया। अब क्या किए कि इसको हम कर दिए 3a। ठीक, अब इसको 3a कर दिए तो यहाँ हो जाएगा 3 1 3 -3 3 3 3 9। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे अभी तो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हो, इट विल बिकम 3a टाइम्स, तो वी कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर, क्योंकि ये 2:2 मैट्रिक्स है। 3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a का डिटर्मिनेंट 4 है, यानी 3 3 9 × 4 36। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 9 3 27 और 3 3 9 देखो 36, तो ये हो जाता है। ये अगर 3:3 होता तो यहाँ पे के 3 क्यूब लिख देते हैं ना। समझ में आ रहा है ये चीज़ कि अगर एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाता है, बट अगर पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो के टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। ठीक है, गॉट इट। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। फिर कर देना। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5।
फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि इफ़ 2 रो स्लैश कॉलम आर प्रोपोर्शनल, अगर 2 रो और कॉलम आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है, देन दे हैव 0 डिटरमिनेंट वैल्यू। अब ये क्या है, देखिए ध्यान से देखना, अगर प्रोपोर्शनल भी हुआ तो मतलब इट्स लाइक व्हाट 1 2 3 3 3 -1 2 1 1 2, ठीक। मान लो डिटर्मिनेंट है, एक और डिटर्मिनेंट है बी, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको एक और डिटर्मिनेंट है बी यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा 1 2 3, नहीं सॉरी, here I'm going to write what 2 4 6, राइट। तो अब यहाँ से जो डिटर्मिनेंट है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, ध्यान से देखना, जैसे वो के कॉमन, तुम जैसे के मल्टीप्लाई कर सकते हो चीज़ों में, वैसे के कॉमन भी निकाल सकते हो, के बाहर निकल गया तो कोई फर्क नहीं है। अब इसे 2 4 6 है, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, जैसे रो वाइज कॉमन निकल सकता है और कॉमन वाइज भी, तो अगर तीनों में से इसमें से कॉमन निकल सकता है, इसमें से कॉमन निकल सकता है, इसमें से भी कॉमन निकल सकता है। जिस तरीके से तुम प्रोडक्ट कर सकते हो उसी तरह से कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, 2 4 6, 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 3 -1 2 1 2 3, व्हाट वी हैव। देखो फर्स्ट और लास्ट क्या है, आइडेंटिकल। अगर दो किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो वही बताया कि इफ़ 2 रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि ऑब्वियसली अगर कुछ भी कॉमन निकालोगे तो सीधे इक्वल आइडेंटिकल हो जाएगा, देन दे हैव 0 डिटर्मिनेंट वैल्यू, उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत। अगली प्रॉपर्टी करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जिनको बड़े आराम से समझना। इफ़ एनी 2 रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड, इफ एनी 2 रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड, नहीं, इफ एनी 1 रो और कॉलम आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ एलिमेंट्स, अगर मान लो आर एक्सप्रेस नहीं, गिवन, इफ एनी 1 रो और कॉलम आर गिवन एज ए सम ऑफ एलिमेंट्स, देन सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, देन दे may be written as sum of 2 determinants। ये क्या है भाई, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या कि अगर मान लो यहाँ पे a + b c + d e + f g h i j k l, ठीक। अगर मान लो ऐसे दिया, देखो कोई भी रो या कॉलम वाइज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, यू कैन राइट इट एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। मतलब अब तुम चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर दो, हो जाएगा a c e g h i j k l प्लस हो जाएगा b d f g h i j k l, दैट्स इनफ। a c e g h i j k l एंड b d f g h i एंड, तो अब देख रहे हो तुम आराम से, दोनों से मैं इन दोनों को सम करोगे तो भी यही आएगा। यह है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6। बहुत ही आराम से सारी चीज़ें समझ लेना, समझ में आ रही है चीज़, नोट करो इसको, वीडियो पॉज करके नोट करो। चलो हम अगली प्रॉपर्टी बताते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आएंगे, फिर बता रहे हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कैसे है, क्योंकि कुछ को डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सपेंशन से बनेगा ही नहीं अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं हो तो, वो इतने कॉम्प्लिकेट और बनेगा भी तो बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। हम बता रहे हैं इनकी ज़रूरत कब पड़ेगी भाई, बस तुम प्रॉपर्टी समझते चलो। चलो प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो
column is added with multiple of elements of other row or column. Multiple of elements added with multiple of elements of other row, if all the elements of any row or column is added with the multiple of element of other with multiplication ऐसा लिखो, with multiplying constant with element of other row, then determinants remain the same. इसका मतलब क्या है कि all the elements of any row or any row is added with multiplying constant with the element of other row, added by multiplying constant with elements of other. हाँ बिल्कुल, देन डिटरमिनेंट रिमेन्स। मतलब क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABCDEFGHI, तो एक तुम एलिमेंट्री ऑपरेशन याद है लगा रहे थे, ये बात बहुत ही ध्यान से समझना। इन प्रॉपर्टीज़ के बाद हम डिस्कस करेंगे इन पे। ये मान लो जैसे यहाँ पे लिखते थे R1 टेंस लिख देते R1 प्लस KR2, राइट। अब यहाँ से क्या कर देंगे, A इज इक्वल टू R1 के जगह लिख देंगे A प्लस KD, B प्लस CE, KC, हाँ B प्लस KE एंड C प्लस KF, DEFGHI। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे सेम रहेगा? हम बता सकते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पे चूंकि क्या है, सम ऑफ एलिमेंट है, तो इसको सम ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। अभी 6ठा नंबर प्रॉपर्टी था कि अगर कोई भी रो या कॉलम का एलिमेंट अगर सम ऑफ टू एलिमेंट्स दिया हुआ हो तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। कर दिए, ये हो जाएगा ABCDEFGHI, ठीक, प्लस इसमें भी प्रॉपर्टी हम बताएं, इन प्रॉपर्टीज़ को अभी हम देखो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनका जब यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा हमको, वो अगले लेक्चर में। अभी फिलहाल हम बस प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको नोट करना है तुमको, कुछ सावधानी नहीं बता रहे। अभी जस्ट समझ में आ गया कि हम क्या कह रहे हैं तो तुम देख लोगे। यहाँ पे क्या होगा, ABCDEFGHI एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या, KD KE KF DEFGHI। अब तुम्हारे पास क्या है, देखो KD KE KF DEF, अब दोनों तो सेम ही है। तुमको बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर दोनों प्रोपोर्शनल होता है, इनमें से K निकालोगे कॉमन, जैसे तुम K निकालोगे तो यहाँ DEF, यहाँ भी DEF, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो इट विल रिमेन द सेम। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रो को दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, बट देन इट विल रिमेन्स द सेम, डिटरमिनेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम फिर बता रहे हैं कि कुछ नियम हैं इसके भी और कुछ कायदे हैं, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ तुमको समझना है। अभी एप्लीकेशन वैसे भी तुमसे नहीं होगा। अगली एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है, तुमको बता रहे हैं कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, आखिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स होने से, क्योंकि तुम्हारा काम डिटरमिनेंट को लेकर आसान हो जाए। कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है कि उसको अगर एक्सपेंड करना, अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो डिटरमिनेंट अगर ऐसे दिए, तुमको हम दे देते 47 43 48 98 43 44, और यहाँ दे देते 1, यहाँ दे देते 47 ना, ये देते 94 86 और 96, तो तुम तो इसको एक्सपेंड करने लग जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है कि अगर दोनों प्रोपोर्शनल, तो इसका डिटरमिनेंट 0 हम कहेंगे। प्रॉपर्टीज इसमें काम आएगा, डिटरमिनेंट निकालना, बट उन चीज़ों को जो कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल 1 2 3 4 में थोड़ा ना ये सब अप्लाई करेंगे, तो सीधे एक्सपेंड कर देंगे। बट ये किस फंडे पे काम करता है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बस प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तुमसे, ठीक है। छोटे छोटे सेक्शंस में कर रहे हैं हम, ताकि तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। बस एक लास्ट प्रॉपर्टी और वो देख लो, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है वो।
तुमको बोले थे कि स्टेरस मेथड भी होता है, वो सारी चीज़ें हम अगले क्लास में बताएंगे। अभी तुमको बस नॉर्मल हम प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट 4.2 4.1 के बाद, तो चलो करते हैं अगला 8th नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 8th नंबर प्रॉपर्टी कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा डेफिनेशन क्या बोलता है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ इट्स कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। बट सेम चीज़ है कि इफ द सम ऑफ ऐसे लिखेंगे, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ all the elements of any row or column. The sum of product of all the elements of any row or column with the cofactor, ध्यान से समझना, with the cofactor of other corresponding cofactor of corresponding elements of other row or column. The sum of product of all the elements of any row or column with the cofactor of corresponding element of other row or column. मतलब इस बार उसके खुद के कोफैक्टर से नहीं कर रहे हो आप, उसके corresponding other कोफैक्टर से कर रहे हो, then its वैल्यू इज 0। जानते हो, तुमको बताएं कि डिटर्मिनेंट से अगर मेंस में सवाल आ जाए तो ये चुटकी में बन जाएगा, तो हिलेगा भी नहीं। ये खासियत जानते हो, प्रॉपर्टीज ओरिएंटेड बेस्ड जब तुमको लगता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत अजीब शब्द लग रहा है, वहाँ पे समझ जाना कि वो चीज़ तुमको करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है, वो चीज़ तुमको करना ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ का ये सारा खेल होता है जो कि तुमको बहुत सावधानी से समझना है ना। तो ये आगे हम लोग बात कर रहे थे कि रो और कॉलम, देन इट्स वैल्यू इज 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, ठीक है। तो अब आगे चलते, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम, देन इट्स वैल्यू 0। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, पहले ये समझ लो। अगर ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 ए बी सी, नहीं इसको ऐसे समझो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो अब तुमसे पूछेंगे यहाँ पे हम, या तुमको बताएंगे कि अब हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं कि हम A11 हम एलिमेंट्स ले रहे हैं R1 का और कोफैक्टर्स ले रहे हैं R2 से। मतलब यहाँ लिख देंगे A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22। एलिमेंट ये, बट कोफैक्टर इसका नहीं, कोफैक्टर सामने वाला का, या तो R2 का या तो R3 का, यही है। प्लस A13 इसका कोफैक्टर ले रहे हैं C23। अब ऐसा नहीं कि आधा इससे आधा इसमें, या तो इससे किसी एक से लोगे तो इसका डिटर्मिनेंट सीधे मतलब इसका वैल्यू सीधे 0 आ जाएगा। मतलब चलो ये ले लेते हैं कि तुम मान लो थर्ड रो ले रहे हो एलिमेंट के लिए और कोफैक्टर के लिए ले रहे हो फर्स्ट रो, मतलब ये हो जाएगा C11, 32 हो जाएगा C12, 33 हो जाएगा C13, देन इसका डिटर्मिनेंट 0। हम एक एग्जांपल कर लेके बताते हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी। हालांकि प्रॉपर्टीज बहुत कुछ है अभी, मतलब पूरा डिटर्मिनेंट जो प्रॉपर्टीज़ के खेल पे बेस्ड है। हम धीरे धीरे 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट लेवल बाय लेवल तुमको बताते चलेंगे। अभी ये इसलिए करा है क्योंकि एक्सरसाइज हम 4.1 डिस्कस करने से पहले हालांकि बन गया था, हम डायरेक्टली बताते थे थ्योरोलॉजी से, तो बट हम वो नहीं चाहते हैं, इसलिए हम तुमसे ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा एक सवाल करते हैं, इस पर तुमको हम प्रूफ करके बताते हैं ये चीज़। ये समझ में आ गई? देखो देखो ये हो जाएगा, मान लो दिया हुआ 1 2 3 -1 1 2 -2 1 1, ठीक। चलो ये दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट लेते हैं हम R1 से 1, और ध्यान से समझना हो कोफैक्टर किसी और का ले रहे हैं। एलिमेंट लिए R1 से बट कोफैक्टर किसी और का कोफैक्टर ले रहे हैं R3 से, ठीक। अब इसका साइन स्कीम क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ तो चूंकि प्लस है, हम फिर बता रहे हैं कि एलिमेंट R1 से कोफैक्टर R3 से। अब एलिमेंट तो तुम इसके अकॉर्डिंग सोचोगे, बट कोफैक्टर जब निकालोगे तो सोचना कि 2 का निकाल रहे हो।
ये बात ध्यान से समझना। इसे 1 लिख लिए। अब 2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, चूँकि साइन स्कीम प्लस होता है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 3 1 2 2 ज़ा 4 -3, ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 हाँ प्लस 2 रखो, अब रखो, ठीक। अब यहाँ इसका कोफैक्टर निकालते हैं, इसका साइन स्कीम क्या होता है माइनस, ठीक। साइन स्कीम होता है ना प्लस माइनस प्लस, और इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3 यानी -3 प्लस एंड लास्ट में हो जाएगा कितना 1 1 ज़ा 1 माइनस +2। यहाँ हो जाएगा 4 - 3 अगर कर दोगे तुम तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1, ठीक। एंड हियर वी हैव 3 2 5 हो जाएगा -10 और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 और 9 9 1 10 10 - 10 0, खत्म। देख रहे हो गया ये 0। समझ में आ रहा है। कॉलम वाइज भी करके दिखाते हैं, सेम रो वाइज जैसे काम कर रहा है वो कॉलम वाइज भी काम करेगा। मतलब कि किसी भी एलिमेंट अदर रो से और उसका कोफैक्टर किसी अलग रो से लो। तो तुम्हारे पास, चलो हम C1 लेते हैं और C2 ले रहे हैं, ठीक। चलो C1 ले रहे हैं तो यहाँ हो जाता है, इसका हो जाएगा, इसका निकालते हैं 1 × अब कोफैक्टर इससे लेना है, जो कि इसका साइन स्कीम होता है क्या माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो माइनस साइन लगाए। कोफैक्टर माइनस हम बता चुके हैं अगले क्लास में। साइन स्कीम होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो जाके अभी तुम देख लेना फर्स्ट क्लास में। तो वहाँ से साइन स्कीम पता है कैसे आता है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 पावर प्लस i प्लस j, तो वो हम फिर से वापस उन चीज़ों में नहीं घुसना चाहते, समझ में आता है तुमको कोफैक्टर निकालने आता भी है। तो 2 1 1 को पहले 2 को कोफैक्टर निकालते हैं, चूँकि इसका साइन स्कीम माइनस होता है तो माइनस लगा दिए, -1 × 1 करेंगे -1 2 2 ज़ा -4, ठीक, प्लस -1 ले लिया। हम इसका एलिमेंट लिए हैं और कोफैक्टर ले रहे हैं इसका +1 ये वाला, तो हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं 1 1 को, इसका 1 1 ज़ा 1 -3 2 ज़ा 6 प्लस लास्ट में हो जाएगा ये 2 और साइन स्कीम क्या होता है इसका नेगेटिव। देखो साइन स्कीम इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे क्योंकि एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग साइन स्कीम थोड़ी ना सोचते हैं, वो तो साइन स्कीम होता है कोफैक्टर के लिए, तो जिस हम लोग साइन किसका सोचेंगे कोफैक्टर का। अब 1 का निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 इस वाले का, तो ये डिलीटेड 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा -3 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। -5 -5 यहाँ हो जाएगा 5 और हो जाएगा 1 - 6 -5 - +1 5 एंड हियर वी हैव 3 2 5 और -10 लीजिए 0। जादू मिरेकल, तो इसलिए क्या हो गया 0। तो ये हो गई भैया प्रॉपर्टीज़। लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे लिए सबसे पहले ये दिमाग में ज़रूरी होगा कि आखिर सर हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े क्यों। प्रॉपर्टीज़ का काम है, इस पर मेन सवाल आता है जिसको कहते हैं ना कि दिमाग लगाने वाले या जो होता है पजल्स, वो है ये चीज़। मतलब आगे जो सवाल आने वाले हैं 4.2 में वो हैं बहुत तगड़े, जिनमें प्रॉपर्टीज़ में कुछ एहतियात बरतने होंगे हमको, और कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी हर एक प्रॉपर्टी जो हम गलतियां करते हैं, जो एक नॉर्मल तुमसे गलती होगा और आंसर मिसमैच कर जाएगा, तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम समझाएंगे कि आखिर सवाल की तरफ बढ़ते कैसे। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। चलो ऐसे ही नाम के लिए आज 4.1 डिस्कस कर लेते हैं ना। 4.1 पहला बड़ा बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट निकालना। दूसरा बहुत आसान, डिटर्मिनेंट निकालना है। अच्छा देखो, चलिए आगे। डिटर्मिनेंट निकालने वाला सेक्शन तुम समझ ही रहे हो, ये तुम एकदम फटाफट निकाल लोगे। अच्छा यहाँ कह रहा है कि देन सो दैट, यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स दिया 1 2 4 2, तो तुमको प्रॉपर्टी कराए थे कि 2a = 4a, मतलब वी कैन राइट ka = k⁴n इंटू वेयर इसका हो जाएगा 2 यानी k²a। अब k है यहाँ 2 का स्क्वायर करो 4, वो डायरेक्टली भी प्रूफ हो जाएगा। हालांकि तुम प्रोडक्ट करके प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा सवाल नंबर 4 भी सेम है, प्रोडक्ट करके बना तुमको। अच्छा ये प्रूफ करना है तो LHS RHS अलग करके बना सकते हो तुम। 3a = 3a है 2, सेकेंड नंबर थर्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की 2a × 4 × a। सबसे पहले 2 से प्रोडक्ट करो तो इसको हो जाएगा 2 1 = 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4। इसका डिटर्मिनेंट 4 × 1 2 4 2 ऐसे। LHS अलग सॉल्व करना, RHS अलग सॉल्व करना बन जाएगा। ये हो गया सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 बन जाएगा। 5 नंबर फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, बन जाएगा। कोई भी और डिटर्मिनेंट कहाँ से प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि हमेशा R1 से बना रहे हैं, प्रेफर उससे करना यार कि जिसमें ज़्यादा जीरो आ रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्व कम करना पड़ेगा और सॉल्व कम करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन एरर का चांसेस कम है।
सवाल नंबर 6 भी वही कह रहा है कि फाइंड ए डिटरमिनेंट निकाल देना, किसी भी और ड्रॉ के अलॉन्ग। सवाल नंबर 7 कह रहा है, अच्छा देखो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ये हम सवाल नंबर 7 बताना चाहते हैं तुमको कि 2 4 5 1 2x 4 6x। अब कितने लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भैया यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंबल देख लेना, कितने लोग मैट्रिक्स समझ के कह देंगे 2x = 2। नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट एक्सप्रेशन होता है, टर्म बाय टर्म इक्वल नहीं होगा ये। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल रहता है ना तो 2x = 2 लिख देते हैं। देखो ना यहाँ से तो कह रहा कि ये किया भी है थोड़ा सा चूतिया वाला काम, 2x = 2 लिख दोगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा और x = 1, तो इससे बन गया तुम्हारा, तुम खुश कह रहे तो बनना नहीं, यहाँ पे गलती से आंसर आया है तुम्हारा। ये बनेगा कैसे, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 1 = 2 -5 4 = 20 विच इज इक्वल टू 2x, यानी 2x² 6 चौका 24, यानी यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 24 + 2 - 20 = 2x² ना, यानी ये हो जाएगा 24 और 2 26 - 20 = 2x², यानी कि ये हो जाएगा 3 6 = 2x², x² = 3, x = ±√3 हो गया। अब तुम्हारे हिसाब से तो x का वैल्यू 1 आ रहा था आंसर में, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में खाए ना धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा खाए। इसका आंसर हो जाएगा 4.2, हाँ ±√3, बिल्कुल यही आ गया। और सवाल नंबर अगला ऐसे ही बन जाएगा, देन x = this। तो सवाल नंबर 7 और 8 दोनों बिल्कुल ही वैसा है। इसमें एक्सरसाइज में जान नहीं था, इसलिए तुमको बताया कि प्रॉपर्टीज़ बस हम आज इसलिए कराए ताकि तुम्हारे इससे रिलेटेड भी डाउट ना रहे, हालांकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था प्रॉपर्टी में। बट अगले एक्सरसाइज भाई बाप एक्सरसाइज है, उसके लिए दिमाग एकदम फ्रेश रखना, तंदुरुस्त रखना, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनका यूज़ सिखाएंगे। प्रॉपर्टीज़ तो समझ लिए, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा खतरनाक है और थोड़ा सा सोचने वाला है, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल स्टडी तुम्हारे दिमाग में, तुम देख रहे हो फॉर्मूला नहीं है कहीं, फॉर्मूला कहीं है ही नहीं, सारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो 4.1 तो बन गया होगा, बट प्रॉपर्टीज़ नोट कर लो। अगले क्लास में हम तुमको बताएंगे कि हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, जिसमें कि नंबर्स नहीं होगा, और नंबर है भी तो बहुत बड़ा नंबर है, जहाँ पे भैया घंटा तुम नहीं सोच सकते, उतना कैलकुलेशन करो, इससे बढ़िया कि मत बनाओ। वैसे तो तुमको दिखाया ना एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है वो, बहुत मतलब ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक जेसीबी है, कुदाल से खोदने की जगह तुम्हारे पास जेसीबी हो, तुम जेसीबी से आसानी से खुदाई कर सकते हो 1 सेकंड में। तो इस तरह से ये आज के लिए बस इतना ही, और 4.1 बना लेना। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ। बाय बाय।